नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का एक और मजबूत पिलर गिर गया। गुलाम नबी आजाद आज कांग्रेस से आजाद हो गए। उन्होंने कांग्रेस से 49 साल पुराना रिश्ता खत्म कर दिया। पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया। गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को 5 पन्नों की चिट्ठी लिखी है, जिसका लब्बो लुबाब यह है कि राहुल गांधी के चक्कर में पार्टी की इतनी दुर्दशा हो गई है कि अब पार्टी अपने पैरों पर फिर खड़ी हो पाएगी, इसकी कोई उम्मीद नजर नहीं आती। और पुत्र मोह में फंसी सोनिया गांधी को यह हकीकत दिखाई नहीं देती। चिट्ठी तो 5 पन्नों की है, लेकिन उसका सार यही है। गुलाम नबी आजाद ने वो सारी बातें चिट्ठी में खुलकर लिखी हैं जो कांग्रेस के नेता आपसी बातचीत में प्राइवेटली कहते हैं। खुलकर कोई नहीं बोलता। आज सुबह जब गुलाम नबी के कांग्रेस छोड़ने की खबर आई तो शुरू में मुझे लगा था कि कांग्रेस उन्हें मनाने की कोशिश करेगी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी देश से बाहर हैं, इसलिए हो सकता है कि कांग्रेस के दूसरे नेताओं को गुलाम नबी आजाद को मनाने की जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इधर गुलाम नबी आजाद की चिट्ठी आई, उधर गुलाम नबी पर हमले शुरू हो गए। गुलाम नबी आजाद ने लिखा कि राहुल गांधी चापलूसों से घिरे हैं और अब पार्टी के फैसले राहुल गांधी के पीए और उनके सिक्योरिटी वाले लेते हैं। एक कोठरी है जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास दूसरे नेताओं और कार्यकर्ताओं को पहुंचने ही नहीं देती। इसके बाद तो गुलाम नबी आजाद पर आरोपों की बौछार शुरू हो गई। जयराम रमेश, अजय माकन, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत से लेकर पवन खेड़ा तक, बड़े से लेकर छोटे नेताओं तक, सबने गुलाम नबी आजाद को धोखेबाज, सत्ता का लालची, पद के पीछे भागने वाला, एहसान फरामोश, गद्दार, मोदी का एजेंट और न जाने क्या क्या कह डाला। हैरानी की बात यह कि कांग्रेस के लोग गुलाम नबी आजाद को कोस रहे हैं, लेकिन आज फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को सलाह दी। कहा, गुलाम नबी को छोटा मत समझो, उन्हें मनाने की कोशिश करो, पार्टी में वापस लाओ। अगर इसी तरह कांग्रेस से बड़े बड़े नेताओं का पलायन जारी रहा तो कांग्रेस कैसे बचेगी, देश में विरोधी पक्ष कैसे मजबूत होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि गुलाम नबी के कांग्रेस से जाने का मतलब क्या है, गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस में दिक्कत क्यों हो रही थी, उन्हें मनाने की कोशिश क्यों नहीं की गई, गुलाम नबी के कांग्रेस से इस्तीफे का देश की सियासत पर और खासतौर पर जम्मू कश्मीर की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, और अब गुलाम नबी आजाद की आगे की रणनीति क्या होगी, अब गुलाम नबी आजाद क्या करेंगे। इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। पहले आपको यह बता देता हूं कि गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को आज जो चिट्ठी लिखी उसमें क्या क्या खास बातें कही गई हैं। गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को जो 5 पेज का खत लिखा है, वो खत असल में देश की सबसे पुरानी पार्टी को लगे मर्ज की रिपोर्ट है। गुलाम नबी आजाद ने पहले 2 पेज में तो यह बताया कि उन्हें कांग्रेस ने क्या क्या दिया। ब्लॉक प्रेसिडेंट से लेकर पार्टी के महासचिव तक, मिनिस्टर से लेकर चीफ मिनिस्टर तक, विधायक से लेकर सांसद तक क्या क्या बनाया। इसके बाद गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस हाईकमान को शुक्रिया भी कहा। इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक इस परिवार के साथ अपने गहरे रिश्तों का जिक्र किया और इसके बाद लिखा कि मौजूदा दौर में कांग्रेस जिस हालत में पहुंच गई है, उसके बाद कांग्रेस को बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता और आज कांग्रेस की जो हालत है उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। गुलाम नबी आजाद ने साफ साफ लिखा कि जब 2013 में सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट बनाया, उसके बाद से कांग्रेस का बंटाधार हो रहा है। पार्टी चापलूसों और दरबारियों का अड्डा बन गई है। गुलाम नबी आजाद ने लिखा है कि राहुल गांधी खुद तो कोई फैसले करते नहीं, कई दफा तो उनके सुरक्षाकर्मी और पीए उनके नाम पर फैसले ले लेते हैं। गुलाम नबी आजाद ने लिखा कि राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस 39 विधानसभा चुनाव हार चुकी है। अब देश में सिर्फ 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बची है। 2 बार कांग्रेस लोकसभा का चुनाव हारी है, फिर भी राहुल गांधी किसी के नहीं सुनते। न तो सीनियर नेताओं से बात करते हैं, न उनकी इज्जत करते हैं। वो लगातार पार्टी के सीनियर लीडर्स की अनदेखी करते हैं, उन्हें इग्नोर करते हैं। इस चिट्ठी में पहली बार गुलाम नबी आजाद ने
सोनिया गांधी पर भी अटैक किया। उन्होंने देखा जिस तरह सोनिया गांधी ने यूपीए की सरकार रिमोट कंट्रोल से चलाई थी, उसी तरह का सिस्टम पार्टी में भी लागू कर दिया गया है। आजाद ने अपने लेटर में सोनिया गांधी पर यह आरोप लगाया कि वो कांग्रेस को बेहतर बनाने के लिए उनसे फॉर्मूला तो मांगती हैं, लेकिन कभी भी उनकी राय पर अमल नहीं किया जाता। गुलाम नबी आजाद ने लंबी चिट्ठी लिखी और जो लिखा है उसका एक एक लफ्ज राहुल गांधी और उनके करीबियों को चुभने वाला है। इसीलिए जैसे ही चिट्ठी पब्लिक डोमेन में आई, उसके कुछ ही मिनट बाद राहुल गांधी की सोशल मीडिया टीम ने गुलाम नबी आजाद पर पहला हमला किया। कांग्रेस के कम्युनिकेशन के इंचार्ज जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि मोदी के साथ सहयोग के लिए आजाद ने कांग्रेस छोड़ी, 49 साल का रिश्ता तोड़ा। उन्होंने कहा अब यह बात बिल्कुल साफ हो गई है कि वो बीजेपी की मदद कर रहे हैं। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी का एक पुराना वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें राहुल गांधी ये कैसे सुनाई दे रहे हैं कि जिसको पार्टी से जाना है जाए, आरएसएस के हो जाओ भागो, मजे लो, नहीं चाहिए तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। चूंकि गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस की तरफ से यह पहला जवाब था, इसलिए आज सबसे पहले मैं आपको राहुल गांधी की बात सुना देता हूं। इसे सुनकर आपको समझ आ जाएगा कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से रुखसत क्यों हुए। बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे हैं, उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहां डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी, ये मेरा बेसिक मैसेज है। इस समय सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी विदेश में हैं, वरना राहुल गांधी आज भी इसी तरह से रिएक्शन देते। लेकिन जयराम रमेश ने राहुल गांधी की कमी पूरी कर दी। गुलाम नबी को मनाने का, उनसे बात करने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। अब एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। आज जयराम रमेश, अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड थी। मुद्दा था अरविंद केजरीवाल सरकार की शराब नीति। कैमरे लग चुके थे, रिपोर्टर्स पहुंच चुके थे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस के नेता पहुंचे, उसी वक्त गुलाम नबी आजाद की चिट्ठी जारी हो गई। इसके बाद अजय माकन ने कहा अब शराब नीति पर क्या बात करें, शराब घोटाले की बात तो कल कर लेंगे, आज आजाद साहब पर ही बात कर लेते हैं। अजय माकन ने कहा कि आजाद साहब 42 साल तक कांग्रेस में कई पदों पर रहे, लेकिन पार्टी छोड़ने का ऐलान ऐसे वक्त में किया जब सोनिया गांधी बीमार हैं, इलाज के लिए विदेश में हैं, जब कांग्रेस मोदी सरकार से लड़ रही है, जब कांग्रेस को बीजेपी से लड़ने में उनके तजुर्बे की जरूरत थी, तो गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ दी। यह अच्छा तो नहीं हुआ। ये बड़े अत्यंत दुख की बात है कि एक ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे की पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संगठन सड़क के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, गुलाम नबी आजाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी जी सबसे मुखर नेता अगर कोई पूरे देश में है जो विपक्ष की आवाज है तो वो राहुल गांधी है। तो ऐसे समय में हम ये उम्मीद करते थे कि गुलाम नबी आजाद साहब जैसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के विपक्ष की आवाज और जनता की आवाज को अपना बल देते। दुख की बात यह है कि वो इस आवाज के अंदर अपना हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। ये बड़े दुख की बात है। अजय माकन ने शायद ठीक कहा, जब कांग्रेस को गुलाम नबी की जरूरत है तब उन्होंने पार्टी छोड़ दी। लेकिन गुलाम नबी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि उन्होंने तो पार्टी को संभालने की, सुधारने की जितनी कोशिश हो सकती थी सब की, लेकिन उन्हें लगता है कि कांग्रेस को ही उनकी जरूरत नहीं थी। गुलाम नबी ने लिखा कि उन्होंने पार्टी के 3 राष्ट्रीय अधिवेशनों में कांग्रेस को मजबूत करने के कई सारे सुझाव पेश किए, लेकिन सारे सुझाव रद्दी की टोकरी में डाल दिए गए। आजाद साहब को लगता है कि पार्टी सीनियर नेताओं की सुनती नहीं है, राहुल गांधी पार्टी के नेताओं की उपेक्षा करते हैं, तो फिर क्या किया जा सकता है। गुलाम नबी ने बिना लाग लपेट के सारी हकीकत लिख दी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने इससे सबक नहीं लिया, कुछ सीखने की जरूरत नहीं समझी।
उन्होंने तो गुलाम नबी की चिट्ठी को राहुल गांधी के साथ अपनी वफादारी दिखाने का एक मौका माना। इसीलिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गुलाम नबी आजाद तो एहसान फरामोश हैं, पार्टी में रहकर पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे, अच्छा हुआ पार्टी छोड़ दी, उनके जाने से कुछ नहीं होगा। लगातार वो कोशिश कर रहे थे कांग्रेस में रह के कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का, और अब उनकी लड़ाई अब समाप्त हो गई। वो वैसे नेपथ्य में चले गए। कांग्रेस पार्टी ने उसको पूरा सम्मान दिया, केंद्रीय मंत्री भी बनाए, महासचिव भी बनाए, मुख्यमंत्री भी बनाए। तो जो एक व्यक्ति को मिल सकता है किसी एक पार्टी से, उतना सब कुछ वो प्राप्त किए। उसके बाद आप पार्टी की सेवा करने के बजाय उसको जिम्मेदारी भी दी गई। अभी जो वहाँ चिंतन शिविर हुआ उदयपुर में, वहाँ उसको जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन लगातार वो मीन मेख निकालते रहे और आज इस्तीफा दे दिया। मैं समझता हूँ उसके जाने से पार्टी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। वैसे तो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं, जिम्मेदार पोजीशन पर हैं, लेकिन उन्होंने गुलाम नबी आजाद के लिए जिस अंदाज में बात की वो आश्चर्य में डालने वाली है। भूपेश बघेल पहली बार 1993 में 1993 में विधानसभा का चुनाव जीते थे। उस वक्त तक गुलाम नबी आजाद 2 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके थे, 1 बार राज्यसभा के मेंबर रह चुके थे, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव की सरकारों में मिनिस्टर रह चुके थे। गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के थे, लेकिन पहला लोकसभा चुनाव उन्होंने महाराष्ट्र की वाशिम सीट से जीता था। भूपेश बघेल 2009 में सिर्फ 1 बार लोकसभा का चुनाव लड़े, वो भी हारे। यह इतिहास मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि गुलाम नबी आजाद जैसे बड़े और अनुभवी नेता के बारे में इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए कि उनके जाने से कुछ नहीं होगा। यह अंदाज ठीक नहीं है, इससे किसी का फायदा नहीं होगा। लेकिन भूपेश बघेल राहुल गांधी के करीबी लोगों में है, इसलिए उनका अंदाज वाजिब है, एक्सपेक्टेड है। हालांकि सिर्फ भूपेश बघेल नहीं, पवन खेड़ा जैसे नेता भी आज इसी अंदाज में बोले। पवन खेड़ा ने कहा कि गुलाम नबी पार्टी से चले गए, पार्टी का भला होगा, क्योंकि वो पार्टी में रहकर नरेंद्र मोदी के एजेंट थे। पार्टी से गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे की चिट्ठी भी नरेंद्र मोदी ने ही ड्राफ्ट करवाई है। जो आदमी 5 पेज की चिट्ठी में 1.5 पेज तो अपने पुराने पदों के बारे में लिखता रहा कि पार्टी ने मुझे ये पद दिए, दूसरे पेज पर जाकर कहते हैं कि मैंने सेल्फलेस सर्विस की। अरे वाह, ऐसी सेल्फलेस सर्विस तो सबको करनी चाहिए। फिर एक के बाद एक आप पद गिनाए चले जा रहे हो और फिर कहते हो मुझे कुछ मिला नहीं इस पार्टी में। ये क्या बात है कि जब राज्यसभा खत्म हुई और आप तड़पने लग गए, बिना पद के आप 1 सेकंड नहीं रह सकते। चुनौती का समय है, सब मिलकर लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी को मजबूती दी जा रही है, कोशिश कर रहे हैं कि वापस से पार्टी उसी ढंग से मजबूत रहे। और इस पार्टी को कमजोर करने में, माफ कीजिएगा, योगदान किन लोगों का रहा है? यही तो लोग हैं जिनका योगदान रहा है पार्टी को कमजोर करने में। आज पलट कर कह रहे हैं पार्टी कमजोर हो गई। अरे आपकी वजह से कमजोर हुई, हर कार्यकर्ता जानता है। आप सीडब्ल्यूसी में रहे, इतने साल रहे, हाथ उठाकर सीडब्ल्यूसी के मेंबर बन जाते थे, तो तब आपको नहीं समझ में आता था कि ये गलत है या सही है। आज वो सारी बातें गलत लग रही हैं आपको। तो पार्टी का कार्यकर्ता इस धोखे को अच्छी तरह जानता है। वो जानता है कि जो व्यक्ति आज इस मौके पर धोखा देता है पार्टी को, वो उस आदमी का रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी के हाथ में है। और नरेंद्र मोदी जी और गुलाम नबी आजाद जी के प्रेम तो हमने खुद देखा, संसद में भी देखा, और वो प्रेम की परिणति आज हुई है। पूरा देश का कार्यकर्ता इस व्यक्ति को माफ नहीं करेगा। पवन खेड़ा ने नरेंद्र मोदी की बात की, गुलाम नबी आजाद को मोदी का एजेंट कहा। यह वो बात है जो राहुल गांधी को और उनके करीबी लोगों को सबसे अच्छी लगेगी। असल में कांग्रेस में जब G23 के नेताओं ने पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की बात की, तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को यही समझाया गया कि यह सब मोदी के इशारे पर हो रहा है। सोनिया गांधी ने उस वक्त गुलाम नबी आजाद को ब्रिज के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बाद जब गुलाम नबी आजाद की राज्यसभा की मेंबरशिप खत्म हुई, उनके विदाई भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजाद साहब की तारीफ के पुल बांधे। मोदी भावुक हो गए, आंख में आंसू आ गए, तो कांग्रेस के नेताओं ने गुलाम नबी को भी मोदी का एजेंट बताना शुरू कर दिया। आपको याद होगा, और मैं आपको सुनवा भी देता हूं कि उस वक्त मोदी ने गुलाम नबी के बारे में क्या कहा था। आज ये कितना रेलेवेंट है, जिसका जिक्र आज कांग्रेस के नेता बार बार कर रहे हैं।
एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता मोदी ने एक नेता के तौर पर, एक इंसान के तौर पर, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर के तौर पर गुलाम नबी आजाद की तारीफ की, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को रास नहीं आया। राहुल गांधी को तो इतना बुरा लगा, उन्होंने गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा को उम्मीदवार नहीं बनने दिया। गुलाम नबी की जगह इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा में भेजा गया। यह कितना बड़ा अपमान था। फिर भी गुलाम नबी ने कांग्रेस नहीं छोड़ी, कांग्रेस के बारे में एक लफ्ज नहीं कहा। और आज कांग्रेस के नेता गुलाम नबी को मोदी का एजेंट बता रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेताओं को नसीहत दी है। फारूक ने कहा कि अगर कांग्रेस के नेता सियासत के शिष्टाचार को इतना भी नहीं समझते तो फिर क्या कहा जा सकता है। फारूक ने कहा कि कांग्रेस के लोगों को संभल कर बोलना चाहिए, क्योंकि गुलाम नबी का पार्टी छोड़ना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। पहले तो मैं वजीर आजम मोदी जी को मुबारक करता हूं कि उन्होंने राज्यसभा में एक कदावर लीडर की इज्जत की, उनकी तारीफ की कि उनने काम किया। 50 साल उनने इस मुल्क के लिए काम किया, एक जमात के लिए सिर्फ काम नहीं किया। उनने सारे हिंदुस्तान के लिए, सारे हिंदुस्तान के बाशिंदों के लिए, वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और महाराष्ट्र से आसाम तक, इनने सबके लिए काम किया। उसकी तारीफ उनने की। मैं मुबारक करता हूं वजीर आजम को कि उन्होंने वो शब्द इस्तेमाल किए और आंसू डाले जब वो जाने वाले थे। एक बहुत बड़ी चीज थी। और अगर ये कांग्रेस समझती है और उसके नेता समझते हैं कि इससे वो बीजेपी के करीब आ गए, उनकी गलतफहमी दूर होनी चाहिए। उनने इंसान की तारीफ की है, उसे काम की तारीफ की है। और अगर ये समझेंगे कि उससे वो बीजेपी में जाएंगे, ये अब गुलाम नबी जी का फैसला है। फारूक अब्दुल्ला देश के सबसे सीनियर नेताओं में से एक हैं। उम्र में, सियासत में, दोनों लिहाज से गुलाम नबी आजाद से सीनियर हैं। उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा गुलाम नबी आजाद से जम्मू कश्मीर में टकराती रही है, एक दूसरे के राइवल हैं। फिर भी वो गुलाम नबी की इज्जत करते हैं, उनका नाम बड़ी सम्मान के साथ लेते हैं। ये तहजीब है, और ये तहजीब कांग्रेस की भी तहजीब रही है, कांग्रेस की भी संस्कृति रही है। लेकिन आज कांग्रेस के नेता ये भूल गए कि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के लिए क्या क्या किया,
उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, वो किन पदों पर रहे, एक बार इसको याद कर लेते हैं। गुलाम नबी आजाद जब 24 साल के थे तब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। अब 73 साल के हैं, पूरी जिंदगी कांग्रेस में निकाल दी। ब्लॉक में यूथ कांग्रेस, लोकल वर्कर से लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी तक हर लेवल पर काम किया। यह सही है कि वो मिनिस्टर रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे, कांग्रेस के महासचिव रहे, तो यह पद कांग्रेस ने उन्हें उनकी काबिलियत के आधार पर दिए थे। वो संजय गांधी के करीबी रहे, उनकी कोर टीम के मेंबर थे, यह बात उन्होंने कभी छुपाई नहीं। आज भी उन्होंने सोनिया गांधी को जो चिट्ठी लिखी उसमें भी यह बात लिखी है कि इसी बात को राहुल गांधी के करीबियों ने मुद्दा बनाया। गुलाम नबी ने लिखा कि राहुल गांधी को चाटुकारों ने घेर रखा है। इस पर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने कहा कि खुद गुलाम नबी आजाद भी संजय गांधी के चापलूसों की टीम में थे। अगर उस वक्त उन्हें इसी आधार पर किनारे कर दिया होता तो आज जो लोग बोल रहे हैं वो कहीं दिखाई न देते, उनका नाम भी कोई नहीं जानता। वो संजय गांधी के वक्त में चापलूस माने जाते थे सब लोग। आज जिनको चापलूस लोग कहते दूसरों को, उस वक्त में गुलाम नबी आजाद साहब लगा के जो संजय गांधी के साथ थे वो चापलूस ही माने जाते थे, साइकोफेंट माने जाते थे उस वक्त में। और संजय गांधी ने परवाह नहीं करी, तब जाके आजाद साहब इतने बड़े नेता बने। अगर संजय गांधी उस वक्त जो कहते थे कि ये चापलूस में गिरे हुए संजय गांधी, उनको अगर मान लो हटा देते, वो संजय गांधी दबाव में हटा देते, जैसी उम्मीद ये राहुल गांधी से कर रहे हैं, तो आज इस देश के अंदर गुलाम नबी आजाद का नाम या जो बाकी नेता जो भी हैं उनका नाम देश में कोई नहीं जानता। मैं तो ये कह सकता हूँ कि आजाद साहब जैसे व्यक्ति को जो कांग्रेस ने सब कुछ दिया है, आज पहचान उनके देश में तो कांग्रेस के कारण से है, इंदिरा गांधी के कारण से है, राजीव गांधी के कारण से है, नरसिम्हा जी के कारण से हैं और सोनिया गांधी के कारण से हैं। उनको ये जो जिस प्रकार भावना प्रकट की है, मैं समझता हूँ उचित नहीं कही जा सकती। अशोक गहलोत बहुत अनुभवी नेता हैं, कांग्रेस की कल्चर के पुराने नेता हैं। गुलाम नबी आजाद से उम्र में सिर्फ 2 साल छोटे हैं, लेकिन दोनों का पॉलिटिकल करियर एक साथ शुरू हुआ था। मुझे याद है 1980 में दोनों पहली बार जीतकर लोकसभा में पहुंचे थे। दोनों इंदिरा गांधी की सरकार में मिनिस्टर भी बने थे। लेकिन अब अशोक गहलोत राहुल गांधी की कोर टीम में हैं। राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाने की कोशिश कर रहे हैं और राहुल गांधी अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गुलाम नबी आजाद क्या कह रहे हैं कि पार्टी में चुनाव होना चाहिए, योग्यता के आधार पर पद मिलने चाहिए, फैसले एक तरफा होने के बजाय सलाह मशवरे से होने चाहिए। बस इतना फर्क है। संजय गांधी के करीबी आनंद शर्मा भी थे, वो भी इस वक्त पार्टी से नाराज हैं। पार्टी के सबसे सीनियर नेताओं में से एक हैं। उन्होंने भी कैंपेन कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। आज आनंद शर्मा ने कहा कि अगर पार्टी के लोगों की बात सुनी जाती तो कांग्रेस को ऐसे दिन न देखने पड़ते। ये कभी भी एक इतने बड़े कद के नेता इस स्थिति पे पहुंच जाएं कि मजबूर होकर वो एक 50 साल से बड़ा लंबा रिश्ता उनको तोड़ना पड़ा। जाहिर है वो बहुत आहत हुए होंगे, उनको चोट भी पहुंची। ये स्थिति आने से बचाई जा सकती थी। ये बात समय समय पर कही भी गई, क्योंकि जो भी बातें संगठन के हित में उठाई थी वो कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से। ये आज की घटना से जुड़ी बात नहीं, ये 2020 में है, जब हम चिंतित थे कि कांग्रेस की सर्वाइवल के लिए, कांग्रेस को एक मजबूत संगठन के रूप में दोबारा जिंदा करने के लिए हमको आत्मचिंतन की आवश्यकता है। दुख की बात है, हम निरंतर कमज़ोर होते जा रहे हैं और देश के लिए अच्छी बात नहीं। आनंद शर्मा कांग्रेस की पुरानी परंपरा के नेता हैं, इसलिए संभल कर बोलते हैं, शब्दों को नाप तोल कर बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस छोड़ी है।
ये नेता तो अपनी बात खुलकर कह सकते हैं। और गौर करने वाली बात है कि इनमें से बहुत सारे ऐसे वो लोग हैं, वो नेता हैं जो राहुल गांधी की कोर टीम के मेंबर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुनील जाखड़, आरपीएन सिंह, सुष्मिता देव, जितिन प्रसाद, ये सब के सब कांग्रेस छोड़ चुके हैं। इन नेताओं को भी कांग्रेस के लोगों ने किसी काम का नहीं बताया था। आज कोई केंद्र सरकार में मंत्री है, कोई राज्य सरकार में मंत्री है, किसी को ममता बनर्जी ने राज्यसभा में भेजा है, हिमंता बिस्व शर्मा को तो बीजेपी ने असम का मुख्यमंत्री बनाया है। हिमंता ने 2015 में कांग्रेस छोड़ी थी। आज जब गुलाम नबी की चिट्ठी सामने आई तो हिमंता ने कहा यही बातें उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ते वक्त कही थी, कांग्रेस ने तब भी ध्यान नहीं दिया। अब लगता है कि कांग्रेस में सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही बचेंगे। बीजेपी के लिए तो ये एक वरदान है, राहुल गांधी बीजेपी के लिए एक वरदान है। इसलिए राहुल गांधी का साथ जब भारत का लोग कंपेयर करता है, बीजेपी का लीडर्स लोग माइल्स अहेड हो जाता है, तो इसीलिए वो तो बीजेपी के लिए सूट करता है। लेकिन कांग्रेस में आज जो आज़ाद साहब जो चिट्ठी लिखा है वही चिट्ठी में 2015 में लिखा था, तो फिर वो लोग वही बात बोलना शुरू कर देता है। लेकिन बात यही है कि दीज आर इश्यूज दैट दोज इश्यूज आर देयर, स्टिल देयर, एंड दोज इश्यूज विल बी देयर। बीजेपी को तो सूट करता है, हम लोग को तो सूट करता है, ठीक है, लेकिन फ्रॉम कांग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू दीज आर इश्यूज एंड आई थिंक इफ दिस इज गोइंग ऑन देन वही गांधी ही कांग्रेस में रह जाएगा और कोई नहीं रहेगा। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह से रिएक्ट किया है, जो बातें आज कही हैं, उनसे गुलाम नबी आजाद की चिट्ठी में लिखी एक एक बात सही साबित हो जाती है। उसी से पता चलता है कि कांग्रेस की हालत इतनी बुरी क्यों हो गई है। कांग्रेस के किसी नेता ने उन इश्यूज पर विचार करने की जरूरत ही नहीं समझी जो गुलाम नबी आजाद ने उठाए हैं। कांग्रेस के नेता तो इस्तीफे की टाइमिंग पर सवाल उठाने लगे, गुलाम नबी आजाद की नीयत पर शक करने लगे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे को नरेंद्र मोदी से जोड़ दिया, मोदी की साजिश करार दे दिया। किसने कहा कि मोदी के आंसुओं का कर्ज चुका रहे हैं, किसने कहा कि मोदी ने पद्म विभूषण दे दिया, गुलाम नबी का सरकारी आवास कंटिन्यू कर दिया, इसलिए गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ दी। पद्म विभूषण, घर गुलाम नबी आजाद के लिए बहुत छोटी बातें हैं और ऐसी बातें छोटी सोच वाले ही कर सकते हैं। उनके बारे में यह कहना कि वो कांग्रेस में रहकर मोदी के एजेंट की तरह काम कर रहे थे, इस बात को साबित करता है कि कांग्रेस के नेताओं को मोदी के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। कुछ लोगों ने यह कहा कि गुलाम नबी आजाद को ऐसे वक्त पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे जब सोनिया गांधी बीमार हैं, राहुल गांधी देश से बाहर हैं। मेरा कहना यह कि कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत यह रही है कि उसके पास अनुभवी नेता हैं। गुलाम नबी आजाद जैसे लोग हैं जिन्होंने कई बरस सरकारें आते जाते देखी हैं, हार को जीत में, जीत को हार में बदलते देखा है। अगर आज वाकई में कांग्रेस मोदी से लड़ना चाहती है तो उसे ऐसे तजुर्बेकार नेताओं की भी जरूरत है। गुलाम नबी आजाद ने अपनी जिंदगी के 49 साल पार्टी को दिए। उन्होंने पार्टी को कई बार मुश्किल हालात में इलेक्शन जिताए। गुलाम नबी आजाद खुद इंदिरा गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक सभी सरकारों में मिनिस्टर रहे। उन पर कभी उंगली नहीं उठी, कोई आरोप नहीं लगा। इसलिए आज यह कहना ठीक नहीं है कि वो एहसान फरामोश हैं और पार्टी को उनकी जरूरत नहीं है। कांग्रेस को ऐसी बातों से कोई फायदा नहीं होगा। इस समय तो कांग्रेस को जरूरत है कि वो अपने सारे नेताओं को संभाल कर रखे, चाहे वो अनुभवी नेता हो या फिर नए जमाने के लीडर हो। अगर कांग्रेस गुलाम नबी आजाद के योगदान को नहीं पहचानती, उनका सम्मान नहीं कर सकती, तो इसे पार्टी का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। वैसे राष्ट्रीय स्तर पर गुलाम नबी आजाद के जाने का कांग्रेस पर क्या असर होगा, ये तो कांग्रेस के लोगों को अंदाजा हो ही गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर में आज से ही कांग्रेस के खात्मे की शुरुआत हो गई। कल तक जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के कुल 6 विधायक थे, आज सिर्फ 1 रह गया। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के 5 एमएलए ने पार्टी छोड़ दी। गुलाम नबी आजाद ने यह संकेत दिए कि वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे। गुलाम नबी के इस कदम का पहला असर जम्मू कश्मीर की सियासत पर पड़ेगा।
जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि गुलाम नबी के जाने के बाद कश्मीर में कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। 95% कांग्रेसी गुलाम नबी के साथ चले जाएंगे। जो फैसला आजाद साहब ने लिया है हम उसको लब्बैक कहते हैं और हमने उनकी दिशा में और उनकी सपोर्ट में 5 के 5 MLAs ने, एक्स मिनिस्टर्स ने रिजिग्नेशन दिया है। हम 5 इसमें आजाद साहब की सपोर्ट में आज रिजिग्नेशन देते हैं और उसके साथ एक जो रहता है उसको प्रेसिडेंट JKPC का बनाया गया। अब वो अकेला है, लिहाजा हम सब जो हैं कांग्रेस पार्टी से रिजिग्नेशन देकर आजाद साहब की फुल सपोर्ट करते हैं। बचेगा कौन? अभी बचेगा कौन? कौन बचेगा? सब आजाद साहब के साथ हैं और आजाद साहब को बहसीयत चीफ मिनिस्टर हम प्रूव करके देंगे इंशाल्लाह। आजाद साहब जो निर्णय लेंगे हम उनके साथ हैं और जो भी वो फैसला लेंगे जम्मू कश्मीर के सभी जो लेजिस्लेटर्स हैं उनसे मिले और आगे जो रणनीति होगी वो खुद डिसाइड करेंगे। हमने इनको सजेशन दिया आजाद साहब को, वो इनकी राय है। हम सब ने सजेशन किया कि अपनी एक फ्रंट बनाइए, जम्मू कश्मीर आइए, हम वहां सरकार बनाएंगे, आप चीफ मिनिस्टर बनिए, हम दिखाएंगे कैसे सरकार बनाते हैं और कैसे जीतते हैं। हम हारने वालों के साथ अब नहीं रहेंगे। कश्मीर कम से कम मैं कश्मीर की बात करूं, इस वक्त 95% आजाद साहब के साथ है। हाँ बिल्कुल, 95% गुलाम नबी आजाद के राय के साथ है। जहां ये फैसला करे हम उसी के साथ चलेंगे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बता देता हूं। जम्मू कश्मीर में पिछले चुनाव 2014 में हुए थे। उस वक्त कांग्रेस ने 12 सीटें जीती थी। उनमें से 3 सीटें अब लेह लद्दाख में चली गई हैं। कांग्रेस के जो 9 विधायक बचे थे उनमें से 3 पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं। अब बचे हुए 6 में से 5 भी पार्टी छोड़ गए। जो 1 विधायक कांग्रेस के साथ रह गए हैं वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले उन्हें जम्मू कश्मीर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के ऐसे अकेले नेता हैं जिनकी पकड़ वैली के साथ साथ जम्मू रीजन में भी बराबर की है। जम्मू की 12 विधानसभा सीटों पर गुलाम नबी आजाद का अच्छा असर है, इसलिए जम्मू कश्मीर कांग्रेस के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद के जाने से काफी दुखी हैं, परेशान हैं। जम्मू कश्मीर से कांग्रेस के सीनियर लीडर सैफुद्दीन सोज ने भी आज कहा कि राहुल गांधी किसी से नहीं मिलते, किसी की नहीं सुनते, किसी को जवाब नहीं देते, लेकिन फिर भी गुलाम नबी को पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए थी। राहुल जी से तो कई लोग नाराज हैं। राहुल जी का स्टाइल डिफरेंट है, मैंने वो समझ लिया है। राहुल जी चिट्ठी के जवाब नहीं लिखते, राहुल जी ज्यादातर मिलते नहीं हैं। उन्होंने सोनिया जी का या इंदिरा जी का स्टाइल इख्तियार नहीं किया है या राजीव जी का। हर शख्स को अपना स्टाइल है। तो आजाद साहब जैसे लोग राहुल जी को काबू कर सकते हैं, मलाल इजहार कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं। तो इनको पार्टी से बाहर नहीं आना चाहिए था। ये मैं आपको मन की बात कहता हूं इसलिए कि मुझे आजाद साहब की काफी लिहाज है, मोहब्बत है। तो मेरे दिल में ये भी परेशानी है कि आजाद साहब को मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस से बाहर वो कदर मंजिल हासिल होगी जो अब यहाँ है। कोई इतने लीडर हैं वो सीधा सोनिया जी के साथ जाकर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। गुलाम नबी आजाद पक्के कश्मीरी हैं। कश्मीरियत, इंसानियत और कर्मठता उनमें कूट कूट कर भरी है। मैं आजाद साहब को तब से जानता हूं जब वो यूथ कांग्रेस के लीडर थे। उनकी रग रग में कांग्रेस बसी है। वो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के सिपाही रहे हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो कभी कांग्रेस छोड़ेंगे, क्योंकि मैं इतने साल से उन्हें बहुत करीब से जानता हूं। उन्होंने कभी भी कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस की लीडरशिप के बारे में आलोचना का एक लफ्ज नहीं कहा। इसीलिए आज जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो मुझे वो शेर याद आ गया, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। आजाद साहब के इस कदम से कांग्रेस को कश्मीर में बहुत नुकसान होगा। इसके संकेत आपने देख ही लिए हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कश्मीर में वर्क कल्चर बदल दिया था, डेवलपमेंट के बहुत सारे काम किए थे, पार्टी को खड़ा किया था। कश्मीर घाटी और जम्मू दोनों जगह आज भी लोग उनके कामों को याद करते हैं
और आजाद साहब की बहुत इज्जत करते हैं। कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। अगर गुलाम नबी आजाद अपनी अलग पार्टी बनाते हैं तो कश्मीर में चुनाव के सारे समीकरण बदल सकते हैं। आज के वक्त में कश्मीर के अवाम की उम्मीदों का एक चेहरा बन सकते हैं। दिल्ली में आज कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद पर हमले करने में लगे रहे, इसलिए वो शराब घोटाले पर केजरीवाल को घेर नहीं पाए। लेकिन केजरीवाल ने आज अपना काम कर लिया। दिल्ली असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य सरकारों का सीरियल किलर बताया। दिल्ली में मुद्दा शराब घोटाले का है। केजरीवाल से शराब घोटाले पर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन केजरीवाल शराब नीति पर पूछे जा रहे सवालों पर जवाब नहीं देते। उन्होंने कहा यह सब इल्जाम सियासी हैं। असल में नरेंद्र मोदी उनकी सरकार को गिराना चाहते हैं। बीजेपी उनकी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल ने तमाम पुरानी बातें दोहराई। उन्होंने मनीष सिसोदिया को वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री बताया और इसके बाद कहा क्योंकि सिसोदिया ने बीजेपी का ऑफर कबूल नहीं किया, इसलिए अब उन्हें जेल भेजने की कोशिश हो रही है। शहर में एक सीरियल किलर आया हुआ है जो एक के बाद मर्डर करता जा रहा है, एक के बाद एक मर्डर करता जा रहा है। जनता सरकार चुनती है, ये सरकार गिरा देते हैं। मतलब जनता को तो रौंद रखा है। महाराष्ट्र में जनता ने एक सरकार चुनी, गिरा दी। गोवा में जनता ने एक सरकार चुनी, गिरा दी। जनता के पीछे पड़े हैं और सब जगह पैटर्न एक ही है। अभी जैसे महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने देखा, जितने टूट के इधर से उधर गए, बताते हैं सबके पीछे सीबीआई ईडी पड़ी थी। सीबीआई और ईडी उनको बुला रही थी, जैसे वो इधर से उधर गए सीबीआई ईडी के केस बंद। सेम पैटर्न हर जगह यही चल रहा है। पहले ये सीबीआई और ईडी के केस लगाते हैं 4-5 के खिलाफ, तो दूसरे वाले सारे डर के, जिन्होंने गलत काम कर रखे होते हैं, वो सारे डर के फिर उनको मैसेज भेजते हैं, भाई तुम्हारा भी यही हाल कर देंगे तुम, तो सारे इनके पास आ जाते हैं, फिर ये तोड़ लेते हैं, फिर ये सरकार गिरा देते हैं। सेम पैटर्न है। वो जो सीरियल किलर का पैटर्न होता है, आपने वेब सीरीज देखी होंगी, आजकल काफी आ रही हैं, जैसे सीरियल किलर का पैटर्न होता है ना, वैसे उसी पैटर्न, सेम पैटर्न है। इसके बाद मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल की तारीफ की, केजरीवाल को प्रधानमंत्री पद के काबिल बता दिया। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी सरकारें गिराने में जितना पैसा खर्च कर रही है, उतने पैसे में तो देश के स्कूलों की हालत सुधर जाती। अगर केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर होते तो किसी शिक्षा मंत्री के साथ ऐसा सलूक न करते जैसा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। एक सीरियल किलर की तरह चुनी हुई सरकारों को मारने में जितनी ऊर्जा और जितनी मेहनत तुम लगाते हो, उससे कम मेहनत में स्कूल बन जाते हैं। एक सीरियल किलर की तरह जितनी मेहनत तुम चुनी हुई सरकारों का मर्डर करने में लगाते हो, जनता सरकार चुनती है, बड़ी उम्मीद से देखती है, भाई अब हमने बहुमत देके सरकार चुन दी, अब हमारा काम करेगी। तब तक पता चलता है सीरियल किलर आ गया। वो फिल्मों में नहीं होता है सीरियल किलर एक के बाद, तो वैसे करते हैं। मैं सोचता हूं कई बार कि अगर आज अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री होते और मैं मनीष सिसोदिया किसी और पार्टी की तरफ से किसी जगह शिक्षा मंत्री होकर अच्छा काम कर रहा होता, तो आज मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ऐसी घटिया हरकत नहीं करते। अरविंद केजरीवाल जी ऐसी छोटी सोच नहीं रखते कि दूसरी पार्टी का शिक्षा मंत्री कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको घर में फर्जी एफआईआर करा के सीबीआई की रेड डलवा दो। अरविंद केजरीवाल जी गले लगाते, प्रोत्साहन देते, सराहना करते, अच्छा काम हो रहा है। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी फर्जी एफआईआर लिखवा रहे हैं, फर्जी पे एफआईआर लिखे जा रहे हैं। आज केजरीवाल सिसोदिया दोनों ने दिल्ली के अच्छे स्कूलों की बात की। बीजेपी शासित राज्यों को अपने यहां दिल्ली जैसे स्कूल बनाने की चुनौती दी, लेकिन जब वो असेंबली से बाहर निकले तो पता लगा कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों के रेनोवेशन पर हुए भारी खर्च की जांच शुरू हो गई है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में दिल्ली के स्कूलों के रेनोवेशन में भारी गड़बड़ी की बात कही है। इसके बाद दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी से इस पर जवाब मांगा है। चूंकि असेंबली की कार्रवाई से बीजेपी के विधायकों को बाहर निकाल दिया गया था, इसलिए बीजेपी के नेता असेंबली के बाहर तैयारी के साथ बैठे थे। बीजेपी ने शराब घोटाले के बाद शिक्षा घोटाले पर केजरीवाल से सवाल पूछे।
बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि स्कूलों में क्लासरूम बनाने में केजरीवाल की सरकार ने 500 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। केजरीवाल सरकार ने स्कूलों में कमरे बनाने के नाम पर जबरदस्त घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है और 500 करोड़ रुपए बिना टेंडर के जो कमरों की संख्या बढ़ाकर और कमरों की स्पेसिफिकेशन चेंज करके जो पेमेंट की गई है वो एक बड़ा घोटाला हुआ है। और 20 फरवरी 2020 को सीवीसी ने उसकी जांच करने के बाद रिपोर्ट दिल्ली सरकार को सौंप दी और उसमें जितने घपले थे वो सब सामने आ गए, लेकिन दिल्ली सरकार ने उस पर कार्रवाई करने की बजाय उसको छुपा लिया, दबा लिया और आज वो पूरा मामला सामने आया है। इस पर तुरंत सीबीआई में मुकदमा दर्ज होना चाहिए और संबंधित तमाम लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सीवीसी की रिपोर्ट के बारे में हमारे रिपोर्टर्स ने पूरी जानकारी हासिल की है। मैं आपको बता देता हूं कि सीवीसी की रिपोर्ट में ऐसा क्या कहा गया है। सीवीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सरकार ने दिल्ली के 207 स्कूलों में 2526 एक्स्ट्रा क्लासरूम बनाने का फैसला किया था। पीडब्ल्यूडी को 193 स्कूलों में 2405 क्लासरूम बनाने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन इसकी जांच में भारी गड़बड़ी पाई गई। सीवीसी का कहना है कि दिल्ली के स्कूलों में एक्स्ट्रा क्लासरूम बनाने का खर्च 326 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया, जो कि टेंडर से 50% ज्यादा था। जो ज्यादा पैसे खर्च किए गए उनसे टॉयलेट बनाए गए। 160 टॉयलेट की जरूरत थी, लेकिन 1214 टॉयलेट बनाए गए, जिस पर 37 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च हुए। दिल्ली सरकार की तरफ से टॉयलेट के खर्च को भी क्लासरूम के खर्च में दिखा दिया गया। इस प्रोजेक्ट के लिए 989 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए थे, लेकिन खर्च हुए 1315 करोड़। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसी बात को लेकर चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी, तो केजरीवाल ने कहा वो हर जांच के लिए तैयार है। सारी जांच करवाएं, सब जांच करवाएं। मेरे ख्याल से पहले जांच तो करवा रखी है, इसमें दोबारा जांच करा लें। एक जांच इन्होंने, आपको याद है जब हमारी पार्टी नई नई बनी थी, वो आए थे दिल्ली, उन्होंने कहा था रात के अंधेरे में, चांदनी रात में, कुछ काली रात में कह रहे थे कोई हमने कोई पैसे चोरी कर लिए थे, हम आम आदमी पार्टी को डोनेशन आया था। तो यार 2013 की बात है, वो 2013, आज 9 साल हो गए। क्या हुआ उसका? अभी जेल नहीं भेजा मेरे को। क्या हुआ उस जांच का? सारी जांच कर लें जितनी तुम्हारी जांच एजेंसी है। ये शोभा नहीं देता। केजरीवाल की खासियत यह है कि वो बातों के जादूगर हैं। वो अपनी बातों से सांप को रस्सी और रस्सी को सांप साबित कर सकते हैं। बात बनाने के खेल में वो बीजेपी को मात दे सकते हैं। इस बात के कोई सबूत नहीं है कि किसी ने मनीष सिसोदिया को सीएम बनने का ऑफर दिया था। इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि किसने केजरीवाल के एमएलएस को 20 करोड़ का ऑफर दिया था। लेकिन पिछले एक हफ्ते से उन्होंने इन बातों को इतने सारे फोरम्स पर इतनी बार दोहराया है कि कुछ लोग इन पर यकीन कर सकते हैं। जहां तक शराब की बात है, एक्साइज पॉलिसी की बात है, वो इस पर कुछ नहीं बोलते, बस कट्टर ईमानदार और कट्टर देशभक्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आज ही किसने मुझे केजरीवाल का एक पुराना वीडियो भेजा है। यह वीडियो तब का है जिस जमाने में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। इस वीडियो में केजरीवाल कह रहे हैं कि एक महिला ने उन्हें बताया कि पूरी दिल्ली में कांग्रेस की सरकार ने दारू के ठेके खुलवा दिए हैं, लोग दारू पीकर जगह जगह झगड़ा करते हैं। इस वीडियो में आगे वो कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार बनेगी तो ऐसा कानून बनाएंगे कि अगर किसी इलाके की महिलाएं ठेका बंद करने की शिकायत करें तो उसे बंद करना लाजमी हो जाएगा। लेकिन मनीष सिसोदिया ने जो एक्साइज पॉलिसी बनाई थी उसमें तो उन्होंने रेजिडेंशियल इलाकों में, रिहायशी इलाकों में शराब की बहुत सारी दुकानें खोल दी थी। लोगों ने विरोध किया था, कोई दुकान बंद नहीं हुई। लेकिन लोगों को पुरानी बातें कब याद रहती हैं? आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसे वीडियो सामने आते हैं तो काफी वायरल होते हैं और काफी कुछ याद दिला देते हैं। आज गोवा से चौंकाने वाली खबर आई। आज पुलिस ने साफ कर दिया कि गोवा में बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का मर्डर हुआ था। सोनाली को उनके पीएसओडी सांगवान और सहयोगी सुफिंदर ने जबरदस्ती ड्रग्स दिए थे। सोनाली के ड्रिंक में नशीले पदार्थ मिलाए गए थे और इसके बाद जब सोनाली बेहोश हो गई, अनकॉन्शियस हो गई, तो उसे वॉशरूम ले गए।
वहां सोनाली की मौत हो गई। पुलिस ने सोनाली की हत्या के आरोप में उनके पीए सुधीर सांगवान और सहयोगी सुखविंदर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने सोनाली फोगाट की ड्रिंक्स में 1.5 ग्राम MDMA मिलाया था। आरोपियों ने ड्रग्स कहां से खरीदे, किससे लिया, इसे लेकर पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन फिर बता दिया कि गोवा के DGP जसपाल ने इसकी जानकारी भी दी। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन लोगों ने ये ड्रग्स गोवा में ही किसी से लिए थे, लेकिन वो कौन है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। सस्टेन्ड इंटरोगेशन के बाद ही एडमिटेड कि इन्होंने कोई नॉक्शियस सब्सटेंस, और जो कि उसकी नेचर बाद में कंफर्म होगी जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी, तो उसमें ये इन्होंने बताया कि इन्होंने किसी जगह से इसको हासिल किया और उसके बाद जब ये पार्टी करने गए तो वहाँ पर इन्होंने उसको उसके साथ मिक्स करके दिया। 1.5 ग्राम MD की बात आ रही है, तो क्या ये 1.5 ग्राम MD ही सिंथेटिक ड्रग था? क्योंकि सिंथेटिक ड्रग में तो MD, कोकीन और ऐसे सारे ड्रग नहीं, ऐसा हमारा मानना है, शक है कि क्योंकि सबसे जो पोटेंट ड्रग है जो कि इस तरह से किसी भी व्यक्ति की फिज़िकल कंडीशन को अफेक्ट कर सकती है, तो वो हम ये मान के चल रहे हैं कि यही है। बाकी जब जिस व्यक्ति से ली और जब उसकी इंटरोगेशन होगी तो फिर हम कंक्लूसिवली इस बात को कह पाएंगे। इसमें इन्होंने काफ़ी पुलिस टीम को मिसलीड करने की कोशिश की, कभी बोला गुड़गांव से लिया, कभी किसी जगह से, कभी दिल्ली से। तो फिर हमने इनको प्रॉपर कन्फ्रंटेशन कराई सिचुएशन के साथ, और फिर सस्टेन्ड इंटरोगेशन के बाद ही एडमिटेड कि इन्होंने किसी व्यक्ति से यहीं पर हासिल किया। अब मैं आपको बताता हूं कि पुलिस को सोनाली फोगाट की हत्या का सुराग कहां से मिला। यह सुराग मिला गोवा के उस नाइट क्लब के CCTV फुटेज से जिसमें सोनाली फोगाट की मौत हुई थी। CCTV फुटेज में सोनाली फोगाट लड़खड़ाती हुई नजर आ रही हैं। उनका पीए सुधीर सांगवान उन्हें पकड़कर ले जा रहा है। पुलिस ने बताया एक CCTV में यह भी दिखा कि सुधीर सांगवान सोनाली को जबरन कोई लिक्विड पिला रहा है और सोनाली इसका विरोध कर रही है। गोवा के IG ने बताया कि नशीला ड्रिंक पीने के बाद सोनाली अनकॉन्शियस होने लगी, होश खोने लगी। इसके बाद सुधीर सांगवान सोनाली को वॉशरूम ले गया, जहां वो करीब 2 घंटे तक रहे। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जो CCTV फुटेज करली क्लब से लिए गए, उनके आधार पर देखा गया कि एलिज्ड सुधीर सांगवान और उसका एसोसिएट सुखविंदर सिंह डिसीज्ड के साथ में क्लब में पार्टियां कर रहे हैं, और एक वीडियो से जाहिर होता है कि उसको एक सब्सटेंस फोर्सफुली विक्टिम को वन ऑफ द एक्यूज पिला रहा है। जब उसको इस तथ्य से कन्फ्रंट कराया गया तो सुखविंदर और सुधीर सांगवान ने पुलिस के सामने कन्फेस किया कि उन्होंने इंटेंशनली एक्यूज को लिक्विड में कोई ऑब्नॉक्सियस केमिकल मिला करके पिलाया, जिसके बाद विक्टिम अपने सेल्फ में नहीं रह पाई। फिर उसको संभाला जाता है और दूसरे शॉट में भी देखा कि उसको लिक्विड में कुछ पिलाया जा रहा है। करीब 4:30 बजे जब वो अपने आप को संभालने में नाकाम रही तो मुलजिम विक्टिम को बाथरूम टॉयलेट की तरफ लेके जाता है और फिर वहां करीब 2 घंटे वो रहते हैं टॉयलेट में, जिसका एक्सप्लेनेशन अभी तक एक्यूज ने नहीं दिया है। अब चूंकि कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाएगा, उससे वो क्या चीज पिलाया है, कहां पर उसने फेंका है, ये सब बाद की बातें हैं। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में दोनों एक्यूज्ड एस्टेब्लिश हो रहे हैं और उनको 302/34 धारा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल साफ साफ लफ्जों में बताया क्या हुआ, कैसे हुआ और एक्यूज ने क्या किया। आज हिसार में सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार किया गया।
इस वक्त परिवार के वो सारे लोग मौजूद थे जिन्होंने सोनाली के पीए सुधीर सांगवान पर मर्डर का शक जताया था। इन परिवार वालों ने तो 2 दिन पहले ही कह दिया था कि सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और सहयोगी सुखविंदर ने पैसे और प्रॉपर्टी के चक्कर में सोनाली का मर्डर किया है। आज पुलिस ने भी इसी तरह के संकेत दिए। डीजीपी साहब ने क्लियर किया है कि वो इतनी इंजरी नहीं है कि किसी को डेथ कॉज कर सकें, वो बहुत ही माइनर इंजरीज हैं। और जब एक्यूज से उसको कन्फ्रंट किया गया तो उन्होंने बताया कि जब उसको उठा रहे थे टॉयलेट से उस समय उसके ये एब्रेजन मार्क्स हैं। इस तरह का एविडेंस अभी तक हमारे पास नहीं है कि कोई हरेसमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि हर क्राइम के पीछे कोई ना कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी इनका कोई ना कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। राइट नाउ आई कैन नॉट एस्टेब्लिश वेदर इट इज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, बट नॉर्मली आप सब जानते हैं जर जोरू जमीन के बिना कोई तीसरा क्राइम मोटिव हुआ नहीं करता। मैं कहूंगा गोवा पुलिस ने अच्छा काम किया है। परिवार वालों के संतोष की बात है कि सोनाली के अंतिम संस्कार से पहले उसके हत्यारे पकड़े गए। अब इस केस की गहराई से जांच होनी चाहिए और यह पता लगाया जाना चाहिए कि सोनाली फोगाट की हत्या की साजिश के पीछे मकसद क्या था, उसकी कौन सी प्रॉपर्टी थी, कौन सा पैसा था जिसे ये लोग हथियाना चाहते थे। इस मोटिव का पता लगना भी जरूरी है। इस वक्त पूरे देश में नोएडा की उन 2 बिल्डिंग्स की काफी चर्चा है जिनको 40 घंटे के बाद जमींदोज कर दिया जाएगा, डिमोलिश कर दिया जाएगा। इस वक्त आप जो 2 हाई राइज बिल्डिंग देख रहे हैं, ये दोनों इमारतें संडे को, रविवार के दिन गिरा दी जाएंगी। एपेक्स और सियान नाम की ये 2 बिल्डिंग्स हैं जिनमें एक की हाइट करीब 103 मीटर है और दूसरे की 97 मीटर। करीब 3700 किलोमीटर डायनामाइट विस्फोटक इन ट्विन टावर्स में लगा दिया गया है और कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए इन्हें डिमोलिश किया जाएगा, ढा दिया जाएगा। 100 मीटर की ये दोनों इमारतें महज 9 सेकंड में जमींदोज हो जाएंगी। एपेक्स टावर में 32 फ्लोर और सियान टावर में 29 फ्लोर हैं। 13 अगस्त से इन ट्विन टावर्स में विस्फोटक भरने का काम शुरू हो गया था और 24 अगस्त को काम पूरा किया गया। करीब 2600 पिलर्स में 9800 होल बनाकर उनमें 3700 किलो एक्सप्लोसिव भर दिया गया है। हमारे देश में इतनी बड़ी इमारत पहले कभी नहीं गिराई गई। अंदाजा इस बात से लग सकता है कि यह काम कितना मुश्किल है और उससे भी परेशानी यह है कि ये इलीगल टावर्स रिहायशी इलाकों में है। नोएडा की 2 सबसे पॉश सोसाइटीज सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज इन ट्विन टावर से बेहद करीब है। सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के 2 टावर तो इस बिल्डिंग से महज 9 मीटर की दूरी पर हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्डिंग गिराना और आसपास की इमारतों को सुरक्षित रखना कितना बड़ा चैलेंज है। आज हमारी संवाददाता प्राची पाराशर एटीएस विलेज सोसाइटी में गई। इन सोसाइटी के कुछ टावर भी इन ट्विन टावर्स से महज 20 मीटर की दूरी पर हैं। यही वजह है कि इन घरों में रहने वाले लोग डरे हुए हैं कि जब ब्लास्ट होंगे, इन बिल्डिंग्स को गिराया जाएगा तो कहीं उनके घरों को नुकसान ना हो जाए। ये वो टावर हैं जिनमें विस्फोटक लग चुके हैं पूरी तरीके से। ये ट्विन टावर अब ब्लास्ट होने के लिए तैयार हैं। इंतजार 28 अगस्त का किया जा रहा है। 28 अगस्त दोपहर 2:30 बजे ब्लास्ट होगा। बताया जा रहा है कि वाटरफॉल डेमोलेशन होगा, यानी आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं उन पर असर नहीं पड़ेगा, ऐसा दावा जरूर किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो इन टावर्स से लगी हुई सोसाइटी हैं, वहां के जो रेजिडेंट्स हैं उनमें एक अपने आप में डर है। बहुत सारे सवाल हैं उनके जहन में कि जब ये बिल्डिंग गिरेगी, जब ये डेमोलिशन होगा तो उनके घरों पर, उनके आशियाने पर आखिर क्या असर पड़ेगा, उन्हें किस तरीके की तैयारी करनी है। चूंकि जो तमाम रेजिडेंट्स हैं एटीएस सोसाइटी में मैं इस वक्त मौजूद हूं, उन तमाम रेजिडेंट्स को सोसाइटी छोड़ने के लिए कहा गया है। कुछ रेजिडेंट्स कल तक चले जाएंगे, कुछ सुबह 7 बजे यानी 28 अगस्त सुबह 7 बजे तक उन्हें यहां से चले जाना होगा। तमाम एसओपीज हैं जिनका पालन उनको करना होगा। बिल्डिंग्स गिराना कोई नई बात नहीं है। कहीं इलीगल बिल्डिंग्स को गिराया जाता है तो कहीं पुरानी इमारतों को ढाना पड़ता है। लेकिन नोएडा में गिराए जा रहे ट्विन टावर्स के मामले में एक बड़ा चैलेंज ये है कि आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें कैसे बचाया जाए। जब ये ट्विन टावर्स गिराए जाएंगे तो करीब 55,000 टन मलबा निकलेगा, धूल का गुबार उड़ेगा।
जमीन में हल्का कंपन भी पैदा होगा, वाइब्रेशंस होंगे। इसी वजह से बिल्डिंग गिराने वाली कंपनी और सरकार की तरफ से आसपास की सोसाइटीज में रहने वाले लोगों से कुछ एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए कहा गया है। ब्लास्ट तो होगा करीब 2:30 बजे दोपहर में, लेकिन यहां रहने वालों को सुबह 7 बजे तक घर खाली करके चले जाना होगा। इसके अलावा सभी लोगों से एक अंडरटेकिंग साइन करवाई गई है, जिसमें इनसे कहा गया कि वो अपनी लाइट्स और गैस के कनेक्शन बंद करके जाएं, गाड़ियां और पेट्स यहां नहीं छोड़ें। प्रशासन की तरफ से जारी की गई एसओपी के अलावा कुछ प्रिकॉशन खुद यहां रहने वाले लोग अपने आप भी ले रहे हैं। हमें गाइडलाइन तो ये है कि हमें 28 को सुबह एटीएस खाली करना है 7 बजे तक, पर हम लोग सब मोस्टली मेजॉरिटी जो लोग हैं वो कल शाम को निकल जाएंगे, क्योंकि सुबह 7 बजे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो पहला तो ये कि हमें अपने घर खाली करके जाने हैं, विच इज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही वही है। लाइट्स के जो मेन कनेक्शंस हैं वो बंद करने हैं, गैस वगैरह सब कुछ बंद करनी है। दूसरा, हम लोग जो खुद प्रिकॉशनरी मेजर लेने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि जो हमारे वैल्यूएबल्स हैं वो हम अपने साथ कैरी करेंगे, क्योंकि कल को क्या होगा हमें किसी को नहीं पता। अभी तक तो सिर्फ अजम्पशंस हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा। दूसरा, जो थोड़े वॉल पे पेंटिंग्स हैं, एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, उनको नीचे उतार के रखनी है, ताकि अगर कुछ डैमेज होता है तो बहुत ज़्यादा कोलैटरल डैमेज ना हो। और बस ये है कि अपने आप को सेफ रखना है। एयर प्यूरिफायर्स हमें तैयार कर दिए हैं, रेडी कर दिए हैं। दरवाजे खिड़कियाँ सील कर देंगे ताकि जो भी डस्ट उठेगी वो कम अंदर आए। अच्छा, किसी तरीके की कोई एसओपी है, कोई अंडरटेकिंग आपसे भरवाया जाए? एब्सोल्युटली अंडरटेकिंग सबको साइन करके देनी है कि आपके यहाँ पे कोई व्हीकल्स नहीं है, सब लोगों ने घर खाली कर दिया है, आपके कोई पेट्स नहीं हैं, आपने गैस के मेन्स ऑफ करें, आपने इलेक्ट्रिसिटी मेन्स ऑफ करें, ताकि अगर कुछ कल को गड़बड़ होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रेसिडेंट की ना हो कि ठीक है आपने ये किया था इसलिए हुआ। सो वी हैव टू साइन 2 अंडरटेकिंग्स फॉर दैट प्रोसेस। नोएडा में ट्विन टावर्स को संडे को गिराया जाएगा। 40 घंटे से भी कम का वक्त बचा है और मैंने आपको दिखाया कि कैसे आसपास रहने वाले लोग परेशान हैं। लेकिन जिस कंपनी को बिल्डिंग गिराने का काम मिला है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है कि डरने की कोई बात नहीं है, सारे प्रिकॉशन ले लिए गए हैं। ट्विन टावर्स को गिराने का काम साउथ अफ्रीकन कंपनी जेट डेमोलिशन कर रही है। हमारे संवाददाता पवन नारा ने इस कंपनी के एमडी जो ब्रिंकमैन से बात की। ब्रिंकमैन का कहना है कि भारत में भले इतनी बड़ी बिल्डिंग पहली बार गिराई जा रही है, लेकिन उन्हें इस तरह की इमारतें गिराए जाने का काफी एक्सपीरियंस है। आसपास की इमारतों को कोई नुकसान नहीं होगा। It is challenging because it's big buildings and there's not much space to drop it. So we put a lot of effort into designing it and preparing it. So it is a big challenge. How confident are you about the safety of the adjoining buildings? They are very close. One is 9 meters apart and another is around 23 meters apart. Yes. No, we are confident that we're not going to cause any structural damage to those buildings. बिल्डिंग सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिराई जा रही हैं, कानूनी तौर पर ठीक है, लेकिन अगर ऊंच नीच हो गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इन बिल्डिंग को गिराने के बजाय इन्हें किसी गरीब के काम में लगा सकते थे, हॉस्टल बनाया जा सकता था, बुजुर्गों को रहने दिया जा सकता था, आर्म फोर्सेस रिटायर्ड लोगों को दिया जा सकता था, सरकार इसका कोई इस्तेमाल कर सकती थी। लेकिन एक्सपर्ट बताते हैं कि जिस इलाके में इस ऊंचाई की बिल्डिंग्स हैं उनके बीच में कम से कम 50 मीटर की दूरी होनी चाहिए और यहां तो सिर्फ 9 मीटर और 18 मीटर की दूरी है। कभी भूकंप आ जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, ये बिल्डिंग्स गिर जाएं तो आसपास की बिल्डिंग्स को भी भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए इन बिल्डिंग्स को डिमोलिश करना ही एक रास्ता है, क्योंकि ये पूरी तरह गैर कानूनी है, सारे नियम्स को वायलेट करके बनाई गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।